आप सभी का प्रेम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक भाग भारतीय काव्यशास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र में है काव्य हेतु। पहले ये जानना आवश्यक है कि हेतु का अर्थ क्या है। हेतु का अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण, यानी काव्य की जो उत्पत्ति है वो किन कारणों से हुई। तो यहाँ पर काव्य कार्य है और हेतु कारण है कि यानी कि कार्य का कारण। काव्य क्या हुआ? कार्य हुआ। और हेतु क्या हुआ? कारण हुआ। तो हम काव्य के कार्य के कारण के विषय में पढ़ेंगे कि काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य के निमित्त, जो काव्य के निमित्त हैं उनको काव्य के जो है काव्य के निमित्त जो कारण हैं उनको काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना करना हर किसी व्यक्ति में ये चेतना, ये भावना, ये प्रतिभा नहीं होती। हर कोई व्यक्ति काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकता। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया। 3 काव्य हेतु माने गए: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, यानी काव्य का कारण सर्वप्रमुख है, जिसे काव्यत्व का बीज माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिभा जो है वो काव्यत्व का बीज है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता, यानी प्रतिभा की कमी के कारण कोई व्यक्ति काव्य लिखने में समर्थ नहीं हो सकता है, काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकता। संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है। यहाँ हम प्रस्तुत संस्कृत आचार्यों के काव्य हेतु से संबंधित मत कालक्रमानुसार प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य भामह का मत। आचार्य भामह ने अपना ग्रंथ लिखा था काव्यालंकार। उन्होंने इसमें यह बताया कि काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ जिसके पास प्रतिभा होगी वही व्यक्ति काव्य सृजन कर सकता है, यानी वही व्यक्ति काव्य की रचना कर सकता है, अन्यथा नहीं। भामह प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति यानी कि शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देने के पक्षधर हैं, यानी कि इसके फेवर में है। आचार्य दंडी का मत। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में बताया है कि प्रतिभा, आनंद, अभियोग कहा उन्होंने अभ्यास और लोक व्यवहार शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी। उनके अनुसार उन्होंने लिखा कि नैसर्ग की चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम आनंद चाभियोगो अस्या कारणम काव्य संपदा। आचार्य वामन का मत कि आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया। वामन क्या कहते हैं कि वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण माना, यानी कि ये जो प्रतिभा का गुण होता है वे जन्म से ही होता है। उन्होंने लिखा है कि कवित्व बीजम प्रतिभानम कवितस्य बीजम, यानी कि प्रतिभा का जो बीज होता है वो काव्य में होता है। वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। आचार्य रुद्रट का मत। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया। रुद्रट ने क्या उन्होंने अपने काव्यालंकार में प्रतिभा को भी माना, व्युत्पत्ति को भी माना, अभ्यास को भी माना, तीनों को स्वीकार किया। प्रतिभा के वे 2 रूप कर देते हैं, यानी कि 2 भेद बता देते हैं, सहजा और उत्पाद्य। सहजा जो प्रतिभा के कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य के निर्माण का मूल है, जबकि उत्पाद्यता प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है। जो उत्पाद्या है वो, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोकशास्त्र और अभ्यास से उत्पन्न होती है। ये सहजा प्रतिभा को संस्कारित और परिष्कृत करती है।
इन्होंने ये कहा कि जबकि उत्पाद्या प्रतिभा जो है वो लोकशास्त्र अभ्यास से व्युत्पन्न होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, और यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। जो उत्पाद्या प्रतिभा होती है वह सहजा प्रतिभा को संस्कारित करती है और उसको परिष्कृत करती है, यानी कि उसको संस्कार मिलाती है और उसको संवारती है। आचार्य मम्मट का मत। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याध्याक्षिणात् काव्याज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु उद्भवे। अर्थात काव्य के 3 हेतु हैं, शक्ति प्रतिभा, लोकशास्त्र का अवेक्षण तथा अभ्यास। वे एक अन्य स्थान पर ये भी कहते हैं कि शक्ति कवितम बीज रूप, अर्थात शक्ति जो है वो काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य रचना नहीं हो सकती, जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं। उसी को मम्मट ने शक्ति कहा। राजशेखर कहते हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयसो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। कहने का तात्पर्य कि जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति है वे दोनों समान रूप से काव्य के श्रेष्ठ माने गए हैं। वे प्रतिभा के 2 भेद स्वीकार करते, कार्यत्री भाव्यत्री। कार्यत्री प्रतिभा जो है वो जन्मजात होती है और तथा इसका संबंध कवि से होता है। तथा इसका संबंध कवि से है। किसका संबंध? कार्यत्री का। कार्यत्री का संबंध कवि से है और भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। आलोचक जो आलोचना करता है। पंडित राज जगन्नाथ इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधार में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया। पंडित राज जगन्नाथ इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधार में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। तस्य च कारणम कविगतः केवलम प्रतिभा। उक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु का स्वरूप आपको अगले भाग में मिलेगा।